नमस्कार। बजट 2016-17 पर देश की सबसे बड़ी कवरेज लेकर के हम एक बार फिर से हाजिर हैं। बजट पेश होने में 24 घंटों से भी कम का वक्त रह चुका है और 1 मार्च से देश में स्कूलों की परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। लेकिन पहले सरकार की परीक्षा यानी देश के वित्तीय नब्ज को बनाए रखने की परीक्षा है और इसी परीक्षा की बात आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कही। अपनी परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आइए पहले उसे सुनते हैं। दोस्तों, आपकी एग्जाम शुरू हो रही है। मुझे भी कल एग्जाम देनी है। 125 करोड़ देशवासी मेरी एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। पता है ना? अरे भाई, कल बजट है। 29 फरवरी ये लीप ईयर होता है। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, मुझे सुनते ही लगा होगा मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। बस कल मेरी एग्जाम हो जाए, परसों आपकी शुरू हो जाए और हम सब सफल हो तो देश भी सफल होगा। तो कल है परीक्षा वित्त मंत्रालय की। प्रधानमंत्री ने खुद इसे स्वीकार किया कि कल देश के सामने उन्हें परीक्षा देनी है। लेकिन ये जो अंतिम रूप दिया जा रहा है इस बजट को, उसके तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने बजट टीम, खुद वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री इस वक्त आपकी स्क्रीन पर और वित्त सचिव, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, राजस्व सचिव और पूरी बजट टीम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी उनके साथ में इस वक्त खड़े हुए। और फाइनल टच की ये सीधे जो शॉट्स हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे न्यूज़ रूम तक पहुंचे हैं, जिसे हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पूरी बजट टीम जो हो चुकी है तैयार और चुनौतियों से घबराना नहीं है बल्कि उनका मुकाबला करना है। हमारे वित्त मंत्री भी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और उसे तेज रफ्तार देने के लिए लगातार मुकाबला करते रहते हैं। आइए देखते हैं वित्त मंत्री का ये सफर। अरुण जेटली बीजेपी के दिग्गज नेता, कानून के गहन जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, और अब उनके कंधे पर देश के वित्त मंत्री जैसा अहम पद। कानून की बारीकियां समझने वाले अरुण जेटली को जब नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री की कुर्सी मिली तो उनके सामने चुनौतियां मुंह खड़ी थी। वित्त मंत्री बनने के फौरन बाद ही अरुण जेटली ने पहले तो साल 2014-15 का बजट पेश किया, जो पूर्ण बजट नहीं था और बेहद कम समय में तैयार किया गया। उसी बजट से ही वित्त मंत्री की प्राथमिकताएं साफ हो गईं। पहले बजट से ही उन्होंने ग्रामीण विकास और खेती किसानी पर जोर दिया और आयकर में छूट देकर मध्यम वर्ग के लोगों को सौगातें दी। वित्त मंत्री के सामने मॉनसून की चुनौतियां थी तो दुनिया में पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने का दबाव भी। इन सब के बीच संतुलन बिठाते हुए उन्होंने धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना शुरू किया। आज हालात यह है कि देश 8% की विकास दर के करीब पहुंच चुका है। महंगाई पिछले कुछ सालों के मुकाबले आधी रह गई है तो वित्तीय घाटे को काबू में करने का चुनौती भरा काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। अपने पहले बजट में जनधन योजना के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़कर इतिहास रच दिया। दूसरा बजट जन सुरक्षा के नाम रहा, जहां सभी को जीवन बीमा, सभी को स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना का फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब वो तीसरी बार देश का बजट पेश करने जा रहे हैं तो उनसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। भारत की वित्तीय दिशा के बारे में उनके फैसले और बेहतर प्रबंधन के बिना भारत वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता था जो आज उसने पाया है। तो आज सभी की बजट की जो चुनौतियां, उसकी उम्मीदों और अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर बात करने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद पानागड़िया, जो कि उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका। हमारे साथ खासतौर पर स्टूडियो में हैं प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो कि अर्थशास्त्री हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ देश के जाने माने आर्थिक पत्रकार, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शैलेंद्र कुमार, टैक्स इंडिया ऑनलाइन के एडिटर, और अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पानागड़िया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पहला सवाल आप ही से मैं शुरुआत करता हूं। पहले बजट में सरकार का फोकस जो था वो दिखा जनधन योजना पर। दूसरा जब बजट आया तो हमने देखा जो फोकस था जन सुरक्षा पर आया, और पहली बार बजट ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। सर, कल के बजट से अगर आपके जरिए हम समझना चाहें, क्या बड़ा फोकस हो सकता है देश के सामने?
नहीं, ये तो अब जब कल बजट आएगा तभी हमें पता लगेगा, इसलिए अभी उसके लिए तो स्टे ट्यून्ड। कल 11 बजे जो है हमें सब पता लगेगा कि क्या फोकस रहता है। मगर अगर जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो थीम्स आर्टिकुलेट करते हैं उससे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस बार काफ़ी फोकस रहना चाहिए रूरल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पर। तो ये फोकस मैं समझता हूँ रहेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के काफ़ी फोकस के एरियाज रहे हैं हाल ही के दिनों में। डॉक्टर पानगड़िया, पिछले बजट में हमने देखा कि बजट में जिक्र किया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जिस पर आप काफ़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, काफ़ी एक तरह से गंभीरता से काम कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा कि जो डिवोल्यूशन है स्टेट्स को वो बढ़ा करके केंद्र सरकार ने करीब 42% तक पहुंचाया। ये दिशा भी अब जारी रहने की उम्मीद है। हाँ, तो ये तो खैर हमारा अब ऑनगोइंग रहेगा, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन था उसने 32 से 42% बढ़ा दिया था, और वो अगले आने वाले सालों में वही रहेगा। और अब जो है हमारी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ से जो है फोकस वापस से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उन पर बढ़ेगा। जी पानगड़िया साहब, आपको लगता है कि वित्त मंत्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, देश के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा? आपने कहा कि जो गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पे जरूर फोकस रहेगा, लेकिन और कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिससे बजट को निपटने की कोशिश करनी होगी इस बार की? हाँ, नहीं, चुनौतियां कई तरीके से हैं। देखिए, क्योंकि एक तो ये है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। होलसेल प्राइसेस जो हैं नेगेटिव रेंज में चल रही हैं, यानी कि उनका जो इन्फ्लेशन है होलसेल प्राइसेस का वो नेगेटिव रहा है पिछले 14 महीने से। तो इस वजह से रेवेन्यूज़ की ग्रोथ जो है जो सोच थी शुरू में उससे कम रही है। तो इस वजह से और फिर एक्सपेंडिचर तो सारे हैं ही, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का जो भार है वो भी सरकार पर ही है। फिर सोशल प्रोग्राम्स भी हैं, उनका भी भार है। अभी जो पे कमीशन ने नई रिकमेंडेशंस दी हैं उसका भी जो है एक्सपेंडिचर्स पर भार है। तो इस सब को लेकर फिर जो है किस तरीके से बजट बनाया जाए जिससे कि फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान भी हमारा डिस्टर्ब ना हो, तो ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन डिस्टर्ब ना हो, ये बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर मैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन को लाना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर पानागड़िया ने भी कहा कि एक बड़ी चुनौती है फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखना, और साथ ही साथ जो ग्लोबल मंदी देखी हमने उसमें ये बजट काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। क्या फोकस हो सकता है आपके हिसाब से? ये सही है कि एक चुनौती है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ रही है, उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ती थी, क्योंकि कीमतें कंट्रोल में हैं जी। और यह चुनौती भी है और एक अवसर भी, क्योंकि एक तरफ से हमारी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी जी, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हमें फिस्कल कंसोलिडेशन की उस प्रकार से परवाह नहीं करनी चाहिए जिस तरह की हम पिछले साल करते थे, उससे पिछले साल करते थे। क्योंकि आज ये स्थिति है कि कीमतें नियंत्रण में है, इसलिए हमें 3.5% जीडीपी का जो हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे अगले साल के लिए, वो अब हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं और 4.2% तक लेकर के जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि 0.7% हम अपने फिस्कल डेफिसिट को आगे बढ़ाते हैं तो हमें 84,000 करोड़ रुपीस मिलते हैं। ऐसे में हम जिस प्रकार की हम कल्पना कर रहे हैं कि देश के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रकार के हमें और खर्चे करने पड़ेंगे, उन खर्चों को हम उससे मेट आउट कर सकते हैं। यानी आज ये स्थिति है कि हम 3.5% जो जीडीपी का हम फिस्कल डेफिसिट को लाने की बात करें, जिसको पनगड़िया जी भी फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, मुझे लगता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन कैन बी पोस्टपोन फॉर अनदर 1 ईयर। चलिए वापस चलते हैं डॉक्टर पानगड़िया के पास। पानगड़िया साहब, मुझे उम्मीद है अब ऑडियो का प्रॉब्लम जो है वो अब सॉल्व हो गया है और आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, बहुत कम रही है, तो मैं अंदाज लगा रहा हूं कि आप क्या मुझे कह रहे हैं। जी, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसको एक तरह से एड्रेस कर पाऊँ और आप तक मैं सीधे आ रहा हूँ। सर, अगर बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण की, तो उसने कुछ चुनौतियां का जिक्र किया है।
टैक्स बेस को बढ़ाने की बात कही है, केवल 4% लोग ही टैक्स देते हैं इस देश में। ये एक बड़ी चुनौती है। किसी भी तरीके से आपकी आमदनी हो रही है, कम से कम आप टैक्स पे करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। ये चुनौती का क्या हल हो सकता है सर इस वक्त? नहीं, ये हल हमें कल देखने को मिलेंगे। जो अलग सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो देखिए, इसमें जो ऑप्टिमिज्म का एक सोर्स ये है कि पिछले साल जो है ये ऑयल कीमतें जो पेट्रोलियम या ऑयल की कीमत जो गिरी थी जी, उसका फायदा हमें आखिरी के 4-5 महीने में ही सबसे ज्यादा मिल पाया था। अगले आने वाले साल में ये फायदा हमें पूरे 12 महीने पे मिलेगा। तो उससे हमें कुछ उम्मीद है कि कुछ रेवेन्यूज ज्यादा हो सकेंगे। इसी तरीके से अगर वित्त मंत्री ये निर्णय लेते हैं कि शायद अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम जो है वो जीएसटी की तरफ बढ़ सकती है, तो उस दशा में जैसे सर्विसेज टैक्स की रेट अभी लोअर है, उसको शायद बढ़ाया जा सकता है। और टैक्स, सबसे बड़ी बात ये कि हमें टैक्स बेस को भी थोड़ा वाइडन करना है। तो ये कई और भी सोर्सेज हो सकते हैं रेवेन्यूज को बढ़ाने के, पर ये 2-3 मोटे सोर्सेज मैं समझता हूँ हमारे सामने हैं। डॉक्टर पनगाड़िया, दूसरी चुनौती जो है वो सब्सिडी रैशनलाइजेशन की है, जिसका जिक्र सर्वेक्षण ने किया कि आपको जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और मनरेगा में और फर्टिलाइजर सब्सिडी में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो कॉरपोरेट्स को रियायतें दी जाती हैं करीब 1 लाख करोड़ रुपए की, उसमें भी कटौती की जानी चाहिए। क्या इस दिशा में आपकी क्या राय है सर? नहीं, मेरी राय तो ये है कि जो सर्वेक्षण ने लिखा है, ये बातें मैंने बहुत पहले से ही करीब 10 साल से लिख रहा हूँ इस विषय पर। तो उसका जो आर्गुमेंट है सर्वेक्षण का ठीक है। पॉलिटिकली क्या इसमें संभव है, ये आते हुए समय में हम देखेंगे। पर जैसे कॉर्पोरेट एग्जेम्पशंस का जहाँ तक सवाल है, तो उस विषय में मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री ने पिछले साल कहा था कि वो अगले 3 या 4 साल में जो है कॉर्पोरेट टैक्स को 25% पर लाकर और फिर एग्जेम्पशंस को खत्म करेंगे जी। तो इस दिशा में हो सकता है कि हम कुछ देखने को मिले अगले बजट में। इसी तरीके से जो है फर्टिलाइजर का डीबीटी का एक्सपेरिमेंटेशन है वो शुरू किया जा सकता है। पर अगेन इसमें अभी शुरुआत हो सकती है। लंबे, मुझे नहीं लगता कि बड़े स्केल पर हम इसको अभी ले जा सकते हैं, पर शुरुआत जो है फर्टिलाइजर में भी डीबीटी की जा सकती है। चलिए, बड़ी बात, फर्टिलाइजर में डीबीटी की शुरुआत की जा सकती है। डॉक्टर पनगाड़िया, चूंकि आप हमारे साथ हैं खास एक्सक्लूसिव डीडी न्यूज़ पर, चूंकि ये जो बजट है इस साल का वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल का बजट है और अब आपको नई प्लानिंग प्रोसेस पे जाना है देश को। आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि ये बजट प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, क्या अब ये अंतिम बार है जिससे हम इस बार रूबरू होंगे बजट में और देश में प्लानिंग की दिशा जो है अब बदलने जा रही है इस अंतिम साल के बजट के बाद? हाँ, ये जो आपका शायद इशारा प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स का जो अभी तक हम करते रहे हैं प्लानिंग के थ्रू, उसकी तरफ है। तो इसका निर्णय अभी होना बाकी है, क्योंकि इस विषय में प्रधानमंत्री ने पूर्ण अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि क्या 13वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी या नहीं रहेगी जी। तो उसके लिए जो है ये फर्क जो है प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स का खत्म होता है या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अंटिल जो है प्रधानमंत्री इस विषय में निर्णय ले लें। फाइनली सर, आपके हिसाब से जो ग्रोथ पोटेंशियल की बात सर्वेक्षण कहता है कि 8 से 10% की ग्रोथ का पोटेंशियल क्षमता ज़रूर है इस देश में, और जिस तरह से आगे जाते हुए आपके हिसाब से क्या लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा से कहते रहे हैं कि 8% की जो विकास दर है वो इस साल भी हासिल हो सकती है, क्या आप उस पर कायम है सर? हाँ, सर्वेक्षण कोई बहुत दूर नहीं है उससे। सर्वेक्षण ने 7 से 7.25% कहा है, तो फर्क ज़्यादा नहीं है 7.25 और 8 में। वैसे भी अगर हम देखें ये जो वर्ष खत्म हो रहा है 15-16, उसमें जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं सीएसओ के, उसमें अगर चौथे क्वार्टर की तरफ आप देखें, 4th क्वार्टर, तो उसमें हमारी ग्रोथ रेट एक्चुअल में 7.8% हो गई है। तो इसलिए हम काफ़ी करीब हैं, और सर्वे भी जो है, सर्वेक्षण जो है वो भी ये स्पेकुलेट कर रहा है कि अगले आने वाले समय में हम 8 से 10% की ओर जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खास मुझे इनकन्सिस्टेंसी नहीं दिख रही है। जो मैं कह रहा हूँ
या जो सर्वे ने कहा है उसके बीच में। और अंत में जब प्रोफेसर अश्विनी जी ने बात कही कि ये वित्त मंत्री के लिए शायद एक अवसर भी है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी कम हैं और फिस्कल कंसोलिडेशन का जो लक्ष्य है उसे थोड़ा सा डेफर भी किया जा सकता है, क्योंकि फोकस उनके निगाह में विकास होना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आप भी इस बारे में कोई राय रखते हैं? नहीं, क्या सवाल है आपका? डेफिसिट के बारे में? जी, फिस्कल डेफिसिट के बारे में क्या एक दो राय है सर? एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इसको पाना बहुत जरूरी है क्योंकि निवेशक इस बात पर निगाह लगाए बैठे हुए हैं। दूसरा कहता है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी सी ढील दी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है एक साल में। नहीं, दोनों व्यूज हैं। मेरा व्यू ये रहा है इस विषय में कि हमें, चूंकि हमने फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान को पिछले साल ही कमिट किया था जी, और इस बीच में मैं नहीं समझता कि कोई क्राइसिस की सिचुएशन आई है, तो अगर ऐसी स्थिति में हम फिस्कल डेफिसिट से हमने जो खुद ने प्लान एक साल पहले ही अडॉप्ट किया है, उससे अगर हम डिविएट करते हैं तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी पे बुरा असर पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर जब सॉवरेन जो है द गवर्नमेंट बोरो करने जाती है मार्केट में जी, तो उस मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट भी आगे बढ़ सकती है ज्यादा। तो जो स्पेस आपने एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की वो पार्शियली एटलीस्ट जो है इससे नेगेट हो जाएगी कि आप वो जो बोरो करेंगे मनी उस पर इंटरेस्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसमें ये ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का सवाल भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरा इसमें पिच यही रहा है कि अगर हमें स्पेस ज़्यादा लेनी थी तो शायद पिछले साल ले लेते। ये मैंने पिछले साल आर्ग्यू भी किया था सरकार में कि हम ज़्यादा स्पेस ले सकते थे पिछले साल, पर अब जब हमने एक बार कमिट कर लिया है प्लान को, एक रोड मैप को, तो सिर्फ क्राइसिस की दशा में ही हमें उससे डिवेट होना चाहिए। पर ये मेरा विचार है, वित्त मंत्री कल क्या निर्णय लेंगे, क्या रास्ता अपनाएंगे, वो हम कल 11 बजे ही देख पाएंगे। जी बिल्कुल सर। अंतिम सवाल सर इस कार्यक्रम में आपसे, हमने देखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और नीति आयोग की जो सिफारिशें हैं इस सरकार में कम से कम उसमें उतना अंतर दिखाई नहीं देता जितना पहले की सरकारों में हमने देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैम ट्रिनिटी की बात सर्वेक्षण में की गई, उसको बजट में शामिल किया गया। आपने स्वच्छ भारत सेस की बात की अपने सिफारिश के जरिए, उसको वित्त मंत्री ने स्वीकार किया, लागू किया। आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि आपकी क्या उम्मीद है कल के बजट से? नहीं, मेरी एक बड़ी ब्रॉड उम्मीद है, वो मेरी ये है इच्छा कि इस सरकार में अब तक जो है कोई गलत कदम नहीं उठाया है। आप ये कह सकते हैं कि एक दिशा में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए था, ज़्यादा नहीं गए, या कुछ और भी करना चाहिए था, वो नहीं किया। पर जो कुछ सरकार ने अब तक किया है उसमें वो कोई आप जो है क्रिटिसिज्म ये नहीं कर सकते कि गलत कदम उठाया सरकार ने। तो मैं यही चाहता हूं कि हम इसी दिशा में, जो सही दिशा है उसमें आगे बढ़ते रहें, और जितना ज़्यादा आगे बढ़ सके उतना अच्छा है, पर कोई गलत कदम हमसे न उठे, ये मैं छोटी उम्मीद रखता हूं कल के बजट से। डॉक्टर पनगड़िया, इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस कार्यक्रम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम सबका बजट। आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है, इसीलिए LIC का जीवन शिखर, वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है
शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबका बजट। जैसा कि हमने आपको बताया कि वित्त मंत्री कल अपना तीसरा बजट पेश करने वाले हैं। आइए देखते हैं उनके सामने चुनौतियां हैं क्या, और अगर हमसे कुछ कमी रह गई है तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताएंगे हमने क्या छोड़ रखा है। विकास की रफ्तार बनाए रखना उनकी चुनौती नंबर 1 हमारे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उनकी दूसरी बड़ी चुनौती क्या है। खेती बाड़ी के विकास दर को बनाना, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार सबसे बड़ा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे होगा। ये अभी भी ये 2-2.5% से आगे बढ़ नहीं पाया है। तीसरी चुनौती, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना तीसरी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा फोकस हो सकता है। रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ग्रोथ के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना एक बड़ी चुनौती रहा है और शायद उसको लेकर के कई कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, दिसंबर 2000 ये कुछ बड़ी उम्मीदें आ गई। चुनौती नंबर 6, चलिए, निवेश को आकर्षित करना और कारोबार के माहौल को आसान बनाना, ये है छठी चुनौती वित्त मंत्री के सामने कि कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि वहीं से ग्रोथ पैदा होगी, वहीं से एम्प्लॉयमेंट आएगा, और कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। बिना राजस्व के नुकसान किए आम लोगों को टैक्स के मोर्चे पर कैसे राहत देना, यानी रेवेन्यू बिना कम हो सरकार का और टैक्स की जो बोझ है वो भी कम हो। बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार की उम्मीद, कारोबार के लिए आसान कर्ज की व्यवस्था कैसे की जाए, ये एक बड़ी चुनौती। 9वें नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में मंदी से कैसे मुकाबला करेंगे वित्त मंत्री, निगाहें सभी की इस बात पर। और अंत में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना, यानी वित्तीय घाटे को काबू में रखना, हमने 10वें नंबर पर इसे रखा है। शैलेंद्र कुमार जी, आपको लगता है हमने कुछ छोड़ दिया? नहीं, काफ़ी हद तक आपने सारी चुनौतियों को कवर कर लिया है, और मैं समझता हूं कि इन सारी चुनौतियों को अचीव करने के लिए और कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। टैक्सेशन एक ऐसा फीचर है, टैक्सेशन सबसे पॉपुलर फीचर्स है। मॉनेटरी पॉलिसी दूसरी फीचर है जिसमें आरबीआई गवर्नर ऑलरेडी उस पर काफ़ी काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इस बजट में मैं समझता हूँ कि जैसा कि पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एक्सपेंडिचर कमीशन सेटअप किया था, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान साहब ने उसको हेड किया, उनकी रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। उस रिपोर्ट को देखा जाए तो पब्लिक अभी तक नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के काफ़ी मेजर रिकमेंडेशंस को इस बजट में अनफोल्ड करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो राजस्व की बात होती है, एक्सपेंडिचर की बात होती है, अल्टीमेटली ग्रोथ की बात होती है, तो कहीं न कहीं
2-3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है जो मिसिंग है, जहां पर हमारी फोकस होना बहुत आवश्यक है। एक इक्विटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ पिछले 10 सालों में देखा जाए, 15 सालों में देखा जाए, मोर और लेस ग्रोथ काफी अच्छा हमने अचीव किया है। और इक्विटी को देखा जाए तो समहाउ इक्विटी फैक्टर आप देखेंगे कि इसको जहां रूरल इंडिया सभी को बराबर रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर इक्विटी और ये जो डिफरेंसेस जो बढ़ती चली जाएंगे समाज में, तो उसके बहुत सारे विकृतियां हैं जो घूम करके लौट करके समाज में हर एक लोगों को परेशान करने वाली है। तो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी राजस्व की जो बात आती है, राजस्व की बात हमें एक्चुअली, जैसे फिस्कल डेफिसिट की बात हुआ, पानीग्रिया साहब के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि फिस्कल डिसिप्लिन जो है हमें ऑलवेज ये सॉफ्ट ऑप्शन है हमारे लिए। जब कभी भी हमें ज्यादा रेवेन्यू की आवश्यकता होती है तो अगर ये ऑप्शन अडॉप्ट किया जाए कि फिस्कल डेफिसिट की जो हमारी डिसिप्लिन है उसको ब्रेक कर दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए, जैसे पिछले बार उन्होंने डेफर किया, तो कहीं न कहीं एक रॉन्ग सिग्नल देता है। उसकी इफेक्ट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट है इन्वेस्टर्स का, चाहे जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, हमारे इन्वेस्टर्स पे पड़ता है। और जो एफडीआई के लिए जो सब कुछ किया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो मदर है हर एक चीजों का, ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, जॉब क्रिएशन की जो बात हम करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो चैलेंजेस आपने लिस्ट किए हैं, सारे चैलेंजेस बहुत रेलेवेंट चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके पाथ अलग अलग हैं। वो पाथ जो है फाइनेंस मिनिस्टर को कल अनफोल्ड करेंगे। हमें देखना है कि किस तरीके से उन चैलेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं, कैसे चैलेंजेस को हैंडल करेंगे, यही सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्रेरियन क्राइसिस जो इस वक्त है उसको कैसे एड्रेस करेंगे वित्त मंत्री, उसका जवाब प्रोफेसर अश्विनी महाजन से लेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सबका बजट। पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बजट में देश के विकास की रफ्तार किसके खाते में आएगी, किसकी रकम बढ़ेगी, उद्योगों की रफ्तार क्या कुछ होगी, इस सबका होता है बजट में जिक्र। लेकिन इसे बनाने की कवायद किस तरह से की जाती है और कितनी मेहनत से ये देश का बजट बनता है, साथ ही कुछ खास पहलू देखते हैं इस रिपोर्ट में। 29 फरवरी सुबह 11 बजे पूरे देश और दुनिया की नजर इन बातों पर रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद के पटल पर एक दस्तावेज पेश करेंगे। ये दस्तावेज आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा देते हैं। ये दस्तावेज इस बात को बताते हैं कि सरकार किस मद पर कितना खर्च करेगी और कौन से नई योजनाओं की घोषणा करेगी, कौन सी चीज जनता के लिए सस्ती या महंगी होगी, जनता को कितना टैक्स देना होगा, किसानों, मजदूरों, महिलाओं
बुजुर्गों और नौकरी पेशा कारोबारी, इन सब के लिए क्या कुछ रहेगा, इसका ब्यौरा वित्त मंत्री देते हैं। ये सारा ब्यौरा कैसे तैयार होता है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर से ही शुरू हो जाती है। सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को एक सर्कुलर जारी किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के खर्च का ब्यौरा दें। उसके बाद इसी नॉर्थ ब्लॉक में किसान मंडल, उद्योग मंडल और लोक हितधारकों की बैठक होती है। उसमें चर्चा होती है कि बजट में क्या हो क्या न हो। पर सबसे खास बात कि आखिर बजट को इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है, बताएंगे हमारे सहयोगी प्रथम। बजट बनाने में सबसे अहम है गोपनीयता, ताकि बजट पेश होने से पहले किसी को ये भनक भी ना लगे कि बजट में है क्या। सन 1950 में तो बजट लीक भी हो गया था और तभी से इस प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। सन 2006 से भारतीय खुफिया एजेंसी IB के एजेंट इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी करते हैं। इसके अलावा जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके मोबाइल फोन, घर के फोन टैप किए जाते हैं। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, इस पर कड़ी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जो वित्त सचिव हैं, बजट पेश करने से पहले उन्हें जेट सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन कौन है ये लोग और कहां दिया जाता है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम, बताएंगे मेरे सहयोगी संतोष। राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक के इसी तहखाने में 7 दिन के लिए बंद हो जाते हैं अधिकारी और कर्मचारी। इन 7 दिनों में न वो किसी से मिल सकते हैं, न किसी से फोन पे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से भी मिलना बंद हो जाता है। इस तहखाने में वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ और स्टेनोग्राफर होते हैं। पर तहखाने में जाने से पहले क्या होता है, बताएंगे हमारे सहयोगी चंद्रशेखर। बजट की छपाई की शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी के साथ, जिसमें वित्त मंत्री सहित तमाम वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी हलवे के साथ अपना मुंह मीठा करते हैं और इसके बाद छपाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नॉर्थ ब्लॉक में बजट प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें 2 मशीनें लगी हुई हैं और इन्हीं पे होती है बजट की छपाई। बजट शुरू होने से 1 हफ्ता पहले ही बजट की छपाई शुरू हो जाती है और इसे कहा जाता है लॉक इन पीरियड। हर साल वित्त मंत्री बजट से जुड़े दस्तावेज चमड़े के थैले में लेकर संसद में जाते हैं और उसे पेश करते हैं। बजट पेश करने से पहले क्या प्रक्रिया होती है, बताएंगे मेरे सहयोगी चंद्रशेखर। वित्त मंत्री अपनी कैबिनेट को बजट से जुड़े तमाम बिंदुओं की जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार बजट पेश करने की सुबह बजट पेश करने के लिए मंजूरी लेती है। उसके बाद बारी आती है बजट की। देश का बजट, आम बजट। अपने सहयोगी प्रथम द्विवेदी, संतोष चौधरी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, दिल्ली। तो कल जो परीक्षा होनी है उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसकी एक तस्वीर हमने अपने इम्पोर्टेंट जो संवाददाता हैं उनके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वापस लौटते हैं चर्चा में। प्रोफेसर अश्विनी जी, जिसका सबसे बड़ा जिक्र हो रहा है इस बार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस होना चाहिए और होगा भी, आपको लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या इनोवेशंस हम देख सकते हैं अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस बजट में? देखिए, पिछले लगभग 25 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि कृषि की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। जो कृषि पर खर्च होता था लगभग 25 से 27%, आज वो घट करके मात्र 1%, 1.25% तक रह गया है। यदि हम रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को छोड़ दें और जो फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी को छोड़ दें जी, तो मतलब उसका जो प्रभाव पड़ा है उसका कृषि पर किसी का ध्यान न होने के कारण कृषि की विकास दर पर असर पड़ा है। और आज ये स्थिति है कि किसान अपनी कृषि को लाभदायी नहीं मानता है और उसके कारण किसान किसानी से बाहर हो रहा है। ऐसे में जो मुख्य चुनौती ये है कि यदि सारे किसान किसानी से बाहर हो जाएंगे तो खाद्य सुरक्षा कैसे होगी। चुनौती यह है कि इतने लोग अगर रोजगार अच्छा नहीं पाएंगे तो कैसा होगा। तो इसलिए चुनौती ये बात की तो है ही कि उसके लिए यदि हम सिंचाई के पिछले 2 सालों से सिंचाई पर खूब ध्यान दिया गया है, अच्छी बात है, और रूरल रोड्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है, वो भी ऐसा लगता है कि इस बजट से होगा ही। लेकिन मेरा ये मानना है कि खेती किसानी में केवल गेहूं और चावल उगाना ही खेती नहीं होता, या बागवानी केवल करना ही खेती नहीं होता। खेती किसानी के साथ और सारे विषय बहुत सारे जुड़े हुए हैं। मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, तमाम प्रकार के मशरूम फार्मिंग है, या तमाम प्रकार के ऐसे रोजगार के और साधन हो सकते हैं जिन पर अभी तक जो अभी क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी
किसान को पहुंचती नहीं है। अभी बताया इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि 35% पहुंचती है, 65% गायब हो जाती है। तो यदि उसको डायरेक्ट दे दी जाए तो 35% तो उसको पहुंच ही जाएगी, बाकी का 65% जो है उसका उपयोग यदि हम अतिरिक्त रोजगार के साधन खड़ा करने के लिए उनको सहायता दे दें कि भाई कोई आपको पशुपालन करना है तो उसके लिए मदद मिल जाए, मधुमक्खी पालन करना है तो उसके लिए मदद मिल जाए, उसके लिए तकनीकी मदद मिल जाए। मैंने अभी एक उदाहरण के नाते बताऊं कि 3 दिन के मात्र ट्रेनिंग से आप मशरूम फार्मिंग की तरफ शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के उपाय हैं जिसके माध्यम से आज हम एग्रेरियन इकोनॉमी जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं आसानी से। जो आज कह रहे हैं कि केवल 15% जीडीपी का कृषि से आ रहा है, तो उसको क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में तो 15 से 25% करने की बात करते हैं, तो क्या एग्रीकल्चर जीडीपी का हो हम 15 से 25% करने की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है मुझे लगता है कि और आज कल जो है प्रधानमंत्री जी किसानों से सीधे रूबरू भी हो रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आगे उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एग्रेरियन क्राइसिस जो है वो ठीक करने में हमारी मदद मिलेगी। चरण जी, आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट को एक तरह से लाना है और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, वो भी हम देखेंगे वो प्राथमिकताओं में भी शामिल है, किस तरह से क्या कुछ कदम, क्या इनोवेशन, मैं फिर बार बार इनोवेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि शायद सरकार को भी उसी तरह से सोचने की जरूरत है जैसे एक स्टार्टअप सोचता है, जैसे एक उद्यमी सोचता है। तुम सही कह रहे हैं, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं जहां तक समझता हूं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया के बाहर भी कई फोरम्स पे उन्होंने चर्चा की, इंडिया के अंदर कई जगह पे कमिटमेंट दिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात बार बार आती है और कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको बहुत बैडली हर्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत ही ठोस कदम की आवश्यकता है। और वो ठोस कदम क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि अगर कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तो सेक्शन 9 की जो अमेंडमेंट थी, जो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ, प्रणब मुखर्जी साहब के टाइम में हुआ था, उसको ये गवर्नमेंट क्लियरली उसको डिलीट कर सकती है, उसको प्रॉस्पेक्टिव बना सकती है। एक बहुत बड़ा कदम होगा जो बहुत मेजर बूस्ट जो है इन्वेस्टमेंट की सेंटिमेंट के लिए होगा। सेकेंडली मैं समझता हूं कि जहां तक रेवेन्यू की बातें हैं और जहां फिस्कल डिफिसिट, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो राजस्व की जो बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी एक रोड मैप दिया है। बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं जहां पर कि अगेन एग्जेम्पशंस को इस तरीके से देखा जाता है कि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कॉर्पोरेट्स, कुछ एसएससीज को फेवर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इक्विटी एलिमेंट अगेन मिसिंग है। तो एक मेजर रिफॉर्म अगर उस साइड में इनिशिएट किया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात आ रही है, पूरी इकोनॉमी में सेंटिमेंट डाउन है कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो मैं समझता हूं कि अगर इस रोड मैप को इस बार लाया जाए और उसमें अगर 2% की भी कट होती है कॉर्पोरेट टैक्स रेट में, एक बहुत मेजर बूस्ट होगा सेंटिमेंट के लिए। और उस 2% का इंप्लीकेशन रेवेन्यू टर्म्स में क्या है? रेवेन्यू टर्म्स से मैं समझता हूं 34-35 हजार करोड़ के आसपास की है। वैसे भी इफेक्टिव टैक्सेशन का 22-23% आता ही है। 22-23% है। अगर ये देखा जाए कि फॉर इंस्टेंस सेक्शन 32 की जो डिडक्शन की जो बात आती है, जिसको फेज करने के लिए, फेज आउट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, उसमें गवर्नमेंट को स्ट्रेट बेस 70,000 के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आ सकती है। अगर उसको फाइन ट्यून किया जाए। उसी तरह से सेक्शन 10A, सेक्शन 10A की बात करें तो इसमें इस तरह के गवर्नमेंट जो एग्जेम्पशंस देते हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं इक्विटी एलिमेंट लाए, गवर्नमेंट का कमिटमेंट हो और गवर्नमेंट जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे, सारे सेक्टर्स को, हर एक तरह के उद्यमी जो है लोग आए, बिजनेस सेटअप करें और एक्सपोर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, बट कहीं ना कहीं टैक्सेशन को इस तरह का टूल नहीं बनाया जाए जिसके कारण से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखें एरिया बेस्ड एग्जेम्पशंस हमने कितने दिए, उस एरिया बेस्ड एग्जेम्पशंस का नतीजा क्या निकला? गवर्नमेंट के पास काफी एविडेंस है कि बहुत बुरी तरह से हिमाचल में शुरू हुई, उसके बाद जैसे एक एग्जेम्पशन खत्म हुआ वहां से हटा लिया इंडस्ट्री ने। आप देखें, अब कई जगह पे आप देखें प्रॉफिट लिंक्स बहुत सारे हैं और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव है, तो कहीं ना कहीं काफी एस्टॉनिशिंग फिगर था सर जब उन्होंने कहा केवल 6 कमोडिटीज में 1 लाख करोड़ रुपए की रियायतें जाती हैं। अगर आप उसमें अगर वो उस चीजों को देखा जाए, इनडायरेक्ट टैक्स साइड में भी अगर देखें आप, तो वहां पे 300 एग्जेम्पशंस की जो है नोटिफिकेशंस हैं, जिसको कि इन एनी केस जीएसटी में गवर्नमेंट को कट करके उसी को शायद सिंप्लीफाई करने की सिंप्लीफाई करना जो है। इसमें हमारा ये कहना है कि जो पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार टैक्स एग्जेम्पशंस के कारण 5,40,000 करोड़ रुपया, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू फोरगोन कहते हैं, और उसमें मैंने देखा कि मात्र 30-35 हजार करोड़ जो है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, बाकी सब कॉर्पोरेट्स को मिलता है। अभी हमें क्लू लेना चाहिए इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। अरविंद पनगरिया जी ने ट्वीट करके भी कहा है, अरविंद सुब्रमण्यम जी ने ट्वीट करके भी कहा है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं दे आर बीइंग कॉर्नर्ड अवे बाय द सुपर रिच। इसका मतलब ये है कि सब जो फायदे हैं बहुत बड़े अमीर लोग ले जाते हैं। मेरा ये मानना है
कि पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि रोजगार सृजन के लिए हम अतिरिक्त बेनिफिट दें, जिसको फिस्कल इंसेंटिव कहते हैं, वो फिस्कल इंसेंटिव दें तो रोजगार सृजन का काम हो सकेगा। पिछले अक्टूबर में उन्होंने कुछ रोड मैप भी दिया। मुझे लगता है कि इस बजट में हमें अपेक्षा रखनी चाहिए कि जो स्टार्टअप्स के लिए बात की है वो भी होगी, और जो लघु उद्योग जो रोजगार सृजन करते हैं वो उनको टैक्स इंसेंटिव दे करके उनको रोजगार सृजन करने के लिए लाभ। कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट है, कोई बड़ा कॉर्पोरेट है और वो मात्र 10 लोगों को 20-50 लोगों को रोजगार के नाम पे ही कंसेशन लेते हैं और रोजगार पैदा नहीं करते। रोजगार के लिए कंसेशन उन छोटे लोगों को, छोटे उद्यमियों को देना चाहिए और उसमें स्टार्टअप्स भी शामिल हो सकते हैं जो रोजगार पैदा करते हैं। यह जो शिफ्ट है, जो कॉर्पोरेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। हाँ, जो कॉर्पोरेट्स को इतने प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं, यदि वो लाभ छोटे उद्यमियों को दिए जाएंगे तो देश की तस्वीर बदल। आपने बहुत सही कहा कि इंसेंटिव्स और सब्सिडीज का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो इस बजट में करना होगा। बहुत बड़ी बात आपने की। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम सबका बजट। पेश है SBI FlexiPay होम लोन्स। EMI जो आपकी आज की और भविष्य की आय के अनुरूप है। जब आप अपना ड्रीम होम SBI FlexiPay होम लोन्स के साथ आज खरीद सकते हैं तो कल का इंतजार क्यों? मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। सब लोग जाग रहे हो, तू सोने चली आई? थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करना ही सिखाया तेरी माँ ने? हाँ? तेरी दीदी का फोन आया। ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दीदी, आप मेरी तरह कमजोर ना पड़ना। आप अभी पुलिस को फोन करो। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल। चलो, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, हमने समझने की कोशिश की जो बजट खुद बनाते हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत। हमेशा की तरह इस साल के बजट से हर आमुखास की उम्मीदों का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्रालय को इस साल के बजट की तैयारियां 2 महीने पहले से शुरू करनी पड़ी। उम्मीदें सिर्फ देश की 130 करोड़ जनता की नहीं, बल्कि दुनिया भर के निवेशक भी भारत के बजट और सरकार की प्राथमिकताओं का संजीदगी के साथ इंतजार कर रहे हैं। टैक्स के मोर्चे पर देश के राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने पूरे देश और दुनिया के निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बजट में फोकस टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर होने जा रहा है। हम इस बजट में टैक्स को रैशनलाइज करने की, सिंप्लीफाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। कुछ एफर्ट्स हम करेंगे मेक इन इंडिया के मिशन को सफल बनाने के लिए, कुछ टैक्स के चेंजेस करके। हम लिटिगेशन को कम करने की कोशिश भी करेंगे इस बजट के माध्यम से। एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट में बढ़ावा कैसे हो, उसके लिए भी हमारा प्रयत्न रहेगा।
वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग के मुखिया शक्तिकांत दास ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में साफ किया कि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश जारी रखा जाएगा और देश में वित्तीय अनुशासन पर भी उतना ही फोकस रहेगा, यानी संतुलन इस साल के बजट के केंद्र में होगा। जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट है जो अभी चालू है उस प्रोग्राम्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, जो चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमी के सामने, जो कि देश के अंदर है और बाहर से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस के बजाय जो चैलेंजेस है उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं ताकि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। मोटा मोटी गवर्नमेंट का फोकस वही रहेगा। देश का बजट हम सबका बजट है और राज्य सरकारें, खासतौर पर स्थानीय सरकारों की भी देश के विकास की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी केंद्र सरकार की। मौजूदा सरकार ने बीते बजट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत राज्यों को टैक्स का 42% देने की शुरुआत की, जिसे जारी रखा जाएगा। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा बहुत अच्छा रहा है इस साल। होता था कई दफा के साथ पैसा बांट दिया, कहीं वो बैंकों में पड़ा हुआ है, स्पेंड नहीं हो रहा है। इस साल इसके ऊपर भी हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है और मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे हमारी जो रेवेन्यूज आ रही हैं और जिस तरह एक्सपेंडिचर हो रहा है अभी तक, फरवरी का महीना है, ये मैच कर रहा है। साल 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में बजट के लिए सरकार की नीतियों को लेकर कुछ खास सिफारिशें भी की गई हैं और हो सकता है कि सब्सिडी, खेती-बाड़ी में निवेश, कॉर्पोरेट सेक्टर की रियायतों को लेकर कुछ बड़े कदम आने वाले बजट में देखने को मिल सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रोफेसर महाजन, इस सर्वेक्षण ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है मदर चाइल्ड इक्वेशन की, और कहा है कि जो बच्चे हैं कम से कम शुरुआती दिनों में उन पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, यानी देश को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, जिसका उपयोग सभी करते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पिछले 25 वर्षों की बात की, जिस प्रकार से कृषि की अनदेखी हुई उसी प्रकार से स्वास्थ्य की भी अनदेखी हुई, और आज मात्र देखते हैं कि 31,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं केंद्रीय बजट से। ये बहुत ही अपर्याप्त है। आज ये सही है कि स्टेट्स भी करती हैं खर्चा, लेकिन केंद्र सरकार को खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की स्थिति यह है कि अभी जो सर्वे आया NSSO का, उसमें पता लगा कि मात्र 10 सालों में 3 गुना हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च बढ़ गया। इसी तरह से दवाइयों के खर्च भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब इस कारण से हो रहा है कि उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है और उसको अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ती है। तो ऐसे में यदि सरकार इन सोशल सेक्टर्स में और ख़ास तौर पर अभी इस बार स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाने की बात करे, और जैसा सर्वेक्षण भी कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का सारा लाभ, सभी प्रकार के टैक्सों में कंसेशंस का सारा लाभ सब बड़े बड़े लोग सुपर रिच लेकर के जाते हैं। इस देश में जो 92% लोग वो हैं जिनकी 10,000 से कम आमदनी है, तो उन लोगों तक उसका बेनिफिट, उसका लाभ कैसे मिले, तो ये तो सुनिश्चित करना होगा ना बजट वो इंक्लूसिव कैसे होगा। अब एक छोटा सा रिएक्शन, क्या फोकस हो सकता है, उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। जैसा कि प्रोफेसर महाजन ने बताया, मेरा भी इसमें काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ प्रोफेसर महाजन से कि हमारा सोशल सेक्टर ट्रेडिशनली बहुत नेग्लेक्टेड रहा है। कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज जो है, टॉप प्रायोरिटीज ऐसी रही हैं कि सोशल सेक्टर को रिलीगेट कर दिया गया। हम बातें करते हैं कि 10% करेंगे खर्च, लेकिन आप हेल्थ का देख लें, 1.3% ऑफ GDP, एक कंट्री जहाँ पर इतनी गरीबी है, जहाँ पर इतने हमारे मेडिकल कॉस्ट इतनी तेजी से भागती चली जा रही है, प्राइवेट सेक्टर पे रिलायंस बढ़ते चला जा रहा है, और वहाँ पे हमारा हेल्थ का जो आपको याद होगा गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था और एक रिकमेंडेशन था कि 3% ऑफ GDP हमारा हेल्थ का होना चाहिए। सोशल सेक्टर में अगर हम लेके चलें तो अब फॉर इंस्टेंस एजुकेशन है 6% होना चाहिए। ये बहुत पॉपुलर स्लोगन है सोशल सेक्टर का, 6 + 3 9, 9 इज माइन। तो ये सोशल सेक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके सेंटर का जो थीम है, जो अंडरलाइंग थ्रेड है, वो वेलफेयरिस्ट होने का है और लोगों का वेलफेयर जरूर रहा है। इसमें जो 9% की बात कर रहे हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, SC ST, माइनॉरिटी, तमाम प्रकार के जितने सोशल सेक्टर सरकार गिनती कर सकती है, सब 9% में सिमट जाते हैं। लेकिन चलिए, कम से कम 9 इज माइन वो नारा कम से कम पूरा हो, इसका भी हमें इंतजार है। कम से कम वो होना चाहिए पहला चरण, पहला कदम। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। सब लोग जाग रहे हो, तू सोने चली आई? थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करना ही सिखाया तेरी माँ ने? हाँ? तेरी दीदी का फोन आया है। ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दीदी, आप मेरी तरह कमजोर ना पड़ना।
आप अभी पुलिस को फोन करो। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। चलो, तो ये है आम बजट और अब इस अंतिम जो हमारा हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे आम आदमी की, क्योंकि उसकी भी उम्मीदें हैं। टैक्सेशन में छूट होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए हाउसिंग के मोर्चे पर, वो सब दिखाएंगे। प्रोफेसर साहब, अंतिम कमेंट आम आदमी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है? वो छोटी छोटी उम्मीदें जो हर आम आदमी हर आम खास लगाए बैठा है इस बजट से। मुझे लगता है कि एग्जाम्पशन लिमिट बढ़नी चाहिए और जो सैलरीड लोग हैं उन्हीं पर ही ज्यादा कर लगता है। तो अभी जैसे जिस प्रकार से सर्वे में कहा कि हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे और लोगों को शामिल करेंगे, अभी 5 करोड़ लोग शामिल हैं, तो 7-8 करोड़ लोग शामिल हो जाएं जो अभी तक बाहर हैं कर के दायरे से, उनको किसी ना किसी तरीके से ला करके उन ये नहीं है कि कोई उसको एग्जाम्पशन लिमिट को कम करके एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ा करके हम और लोगों को भी इसमें शामिल करें। ऐसा यदि कर सकें। और मेरा ये मानना है कि आम आदमी का भला तभी होगा कि यदि बजट का साइज बढ़ेगा। पिछले साल बजट का साइज 18-19 हजार करोड़ कम कर दिया गया था। वो 32 से 42% करने के कारण आज ये स्थिति बनी है कि हम थोड़ा लीवरेज ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह 19.5 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ के बीच में बजट हो तो आम आदमी के कई सपने उसमें पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास एक लीवरेज होगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी खर्च बढ़ाने की। हिरेन कुमार जी, ये आम आदमी की उम्मीदें हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या विश लिस्ट है आम आदमी की? जैसा कि प्रोफेसर महाजन ने कहा कि आम आदमी की उम्मीदें पूरी हो सकती है अगर गवर्नमेंट की बजट बढ़ा दी जाए। बट मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट की बजट अगर आप देखें तो जेटली साहब की पहली बजट में उन्होंने 12 लाख करोड़ का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रखा था। प्लान एक्सपेंडिचर जो है कम किया था। लास्ट बजट में उन्होंने नॉन प्लान को बढ़ा के 13 लाख किया। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? बिल्कुल सही। कहीं न कहीं इसी बजट का एलोकेशन कर देने से क्या आम आदमी को बेनिफिट पहुंच रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो गवर्नमेंट के सामने है। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं कि हमारी जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जिस रास्ते से हम आम आदमी तक पहुंच पा रहे हैं, उनको बेनिफिट दे पा रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बजट में उस खामियों पर चर्चा हो। एक्सपेंडिचर कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसी के साथ जुड़ा हुआ है जॉब क्रिएशन ले। हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में। गवर्नमेंट की इंटरनल जो है रिपोर्ट है कि 2004 से 2015 तक की जो स्टडी में पाया गया कि जो जॉब क्रिएशन है वो 1.32% का रहा है।
तो जिससे जॉबलेस ग्रोथ ना हो जाए, उस पर जॉबलेस फोकस ग्रोथ करना है। नहीं हो बहुत जाए। बहुत 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 शुक्रिया शैलेंद्र कुमार जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने कहा बजट नहीं, आउटकम बजट पे भी ध्यान देना होगा। प्रोफेसर राशिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो साहब, कल जब हम आएंगे आपके साथ, तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक शर्तिया तौर पर बजट पर देश की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। पूरी बजट टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबका बजट के प्रस्तुतकर्ता थे भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, सह प्रायोजक LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।